वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग वैकेंसी के लिए। तो उसमें बायो में हमारी यूनिट होती है जिसमें सेल से लेके बॉडी ऑर्गन्स तक जो यूनिट होती है, सेल टू बॉडी ऑर्गन, उसमें विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स भी आते हैं बीच में, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, वेस्क्यूलर सिस्टम। तो देयर आर सो मैनी सिस्टम्स। तो हम धीरे धीरे करके सारी वीडियोस बनाएंगे। ये मेरे कुछ पर्सनल नोट्स हैं जिन्हें मैंने खुद बुक से स्टडी करा है, कुछ कोचिंग परचेज़ की थी तो उसके नोट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। कुछ यूट्यूब के भी नोट्स जो मैंने सारे नोट्स बनाए, तो सबका एक कंबाइंड वर्जन है। तो हम पहला अपना टॉपिक जो है हमारा सिस्टम में, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की क्यों रिक्वायरमेंट है। अगर हम मनुष्य में बात करें तो मनुष्य जो है भोजन के लिए वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो करता नहीं कि वो डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन बना ले। तो हमें भोजन के लिए दूसरे सोर्सेज पे डिपेंड होना पड़ता है। लाइक हम डिपेंडेंट है, या तो हम नॉनवेज पे डिपेंडेंट है, या तो हम पेड़ पौधे शाक सब्जी पे डिपेंडेंट है। तो ये जो भी दोनों सोर्सेज हैं वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक ह्यूमन को मिलते हैं। उसको हमें तोड़ना होता है सरल कार्बनिक यौगिक में। जब वो सरल कार्बनिक यौगिक में टूट जाते हैं अणु, तब हमारा जो बॉडी है उसका इस्तेमाल कर सकता है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। तो अपने जो जो सेल को जो अपनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, सेल के अंदर होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो पूरी नहीं कर पाते हैं वो। तो इसके लिए हमें उसको तोड़ना पड़ता है, और उस जटिल कार्बनिक संरचना को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में पूरा एक सिस्टम बना होता है जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है हमारा एक आहार नाल पाई जाती है। तो आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है। आहार नाल हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है, फिर मुंह से होते हुए वो एनस तक जाती है, और यहीं से हमारा भोजन जाता है। भोजन हम मुख से ग्रहण करते हैं और वो धीरे धीरे पचता रहता है। और पचने के बाद जो अपचित भोजन, कुछ पार्ट बच जाता है जो पच नहीं पाता है। तो जो पच नहीं पाता है उस भोजन को शरीर से बाहर निकाल देते हैं एनएस के द्वारा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आहार नाल। देखिए, आहार नाल में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। जैसे हमारा माउथ कैविटी से आहार नाल स्टार्ट होता है, मुख से पाचन हमारा शुरू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो हमारा मुख से स्टार्ट हो जाता है, फिर ग्रसनी पड़ती है, फिर ग्रास नली पड़ेगी, फिर स्टमक पड़ेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से ये पूरी एक आहार नाल पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है सहायक पाचन अंग। देखिए, ये तो हो गई आहार नाल। इसके अलावा कुछ ऐसे बॉडी ऑर्गन्स भी हैं जो डायरेक्टली आहार नाल से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका यूज़ अपना अपना अलग यूज़ है। लाइक लीवर, ये हमारी आहार नाल में तो नहीं आ रहा है, लेकिन लीवर में बाइल जूस बनता है, और बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर से फिर ये ड्यूडेनम में जाके, यानी छोटी आंत का एक भाग होता है ड्यूडेनम, उसमें जाके अपना बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। तो इस तरह ये हमारा एक सहायक पाचक अंग है, क्योंकि ये डायरेक्ट आहार नाल में नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है भोजन के पाचन में, इसलिए ये हमारा सहायक पाचन अंग हो गया। तो सहायक पाचन अंग में क्या क्या आएगा, जैसे लीवर आएगा, पैनक्रियाज आएगा, गॉल ब्लैडर आएगा, अपेंडिक्स आएगा। अब ये हमारा बेसिक एक खाका मैंने बनाया था। देखिए, इसमें क्या है कि हमारा मुख है, ये हमारा मुख है, ये हमारी नाक है। नाक से हम सांस लेते हैं और मुख से हम भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ हिस्से में ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, उसके आगे इन दोनों की पाइप्स अलग अलग हो जाती है। ये विंड पाइप हो जाता है और ये एसोफेगस हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि हम भोजन यहाँ से ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ से हम सांस निकालते भी हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने यहाँ से भोजन ग्रहण किया और फिर सांस के यहाँ से तो सांस जब वापस जा रही है, तो कहीं खाना हमारा वहाँ वापस नाक से ना निकल आए। इसके लिए यहाँ पे हमारे मुंह में, अगर आप अपना मुंह को मिरर के सामने खोल के देखेंगे, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम यूवला बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक टर्म में हम इसे यूवला का नाम देते हैं। इसके अलावा क्या है, युवला क्या काम करेगा कि वायु जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके द्वारा हमारा भोजन नाक के थ्रू बाहर ना निकल पाए, वो कहाँ चला जाए, वो चला जाए हमारा एसोफेगस के अंदर, ग्रास नली में चला जाए, ताकि वो स्टमक में आसानी से पहुंच जाए। और
फिर क्या है, अगर हमारा जो भोजन है कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ से यहाँ ऑसोफेगस में जाने की बजाय कहाँ चला जाए, विंड पाइप में, और विंड पाइप में चला गया तो हमारा भोजन जो है लंग्स में चला गया, और लंग्स में पहुँचने पर क्या हो जाएगा, इंसान की डेथ भी हो सकती है अगर हमारा खाना लंग्स में चला जाता है। तो यहाँ पर भी एक ढक्कन-नुमा संरचना पाई जाती है जिससे कि भोजन जो है वो विंड पाइप में ना जा पाए। तो इस संरचना को, जो ढक्कन-नुमा संरचना होती है, इसे हम एपिग्लॉटिस का नाम करते हैं। ठीक है, फिर हमारा भोजन, अब देखिए यहाँ से हमने मुख से ग्रहण किया, मुख से जाने के बाद यहाँ से हमारा ओसोफेगस से स्टमक में गया, फिर स्टमक में कुछ एंजाइम निकलते हैं। स्टमक में कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो प्रोटीन पाचक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्रोटीन का 70% जो पाचन हो जाता है वो हमारा स्टमक में ही हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोटीन का लगभग 70% डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। ओके, यहाँ पे दो तरह के एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। द फर्स्ट वन इज पेप्सिन एंजाइम एंड सेकेंड वन इज रेनिन एंजाइम। ठीक, पेप्सिन एंजाइम जो है वो सामान्य प्रोटीन का पाचन करेगा, जबकि रेनिन एंजाइम जो है वो दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है केसीन प्रोटीन, और केसीन प्रोटीन की वजह से ही दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो दुग्ध पाचक जो एंजाइम होगा उसका नाम है रेनिन, और जो सामान्य प्रोटीन का पाचन करेगा उसका नाम है पेप्सिन एंजाइम। फिर हमारा भोजन कहाँ गया, छोटी आंत में गया। छोटी आंत का जो सबसे ऊपरी भाग है जिसे हम ड्यूडेनम का नाम देते हैं, तो ड्यूडेनम में गया। ड्यूडेनम में उसे क्या मिलेगा, यहाँ पे अब यहाँ पे प्रोटीन का तो पाचन हो गया, हमारा अब क्या चीज़ बचा, कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड या फैट बचा, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का पाचन तो नहीं हुआ। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन, देखिए क्या होता है कि हमारे भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, जब भी हम भोजन बोलेंगे तो उसमें हम 6 चीज़ें इंक्लूड करते हैं साइंटिफिक टर्म में। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। इसमें जो स्टार्टिंग की 3 चीज़ें यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका पाचन होता है हमारी बॉडी में, यानी ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको हमें तोड़ना होता है, छोटे कार्बनिक अणुओं में तोड़ना होता है। तो इसी के लिए हमारे एंजाइम का इस्तेमाल होता है। जबकि जो वाटर, मिनरल, विटामिन्स हैं ये हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं, ये जो है हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे, जबकि हमें इनको पचाना पड़ता है। इनको पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के शरीर से एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है। ओके, तो अब हम देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हम मुंह में भोजन लिया, तो मुंह में भोजन लेने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाएगा। मुख से कई प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि टाइलिन एंजाइम जो है, टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज जो एक प्रकार की शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है उसमें तोड़ देता है। ठीक है, और एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सलेवरी एमाइलेज। ठीक, सलेवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में लाइसोजाइम भी पाया जाता है जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को भोजन से खत्म कर देता है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का कुछ ना कुछ पाचन तो हमारा मुंह से ही हो गया। अब हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, अब हमारा प्रोटीन और फैट बचा। यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक, जबकि ये तीनों चीज़ों तो हम डायरेक्ट, हमारा बॉडी जो है वो डायरेक्ट ही ले लेता है। वाटर को तो कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, इसको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो वाटर तो डायरेक्टली ले लेता है, इसमें किसी विशेष एंजाइम के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इन तीनों को तोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब हमने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का तो कुछ पाचन कर ही लिया, अब हमें प्रोटीन और फैट बचा। देखिए प्रोटीन का जो पाचन है वो हमारे स्टमक में हो गया 70% तक। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हमारा जब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में भोजन आया तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्यूडेनम में आप समझ लीजिए 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज है, प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन है, और फैट के पाचन के लिए फैटी एसिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कुछ कार्बोहाइड्रेट तो पच गया था,
इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट बचा था वो ड्यूडेनम में एमाइलेज ने पचा दिया। फिर जो 70% प्रोटीन तो हमारी बच गई स्टमक में, लेकिन जो कुछ प्रोटीन बची उसको अमीनो एसिड में तोड़ने का काम पेप्सिन ने किया, अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड्स में। ठीक, फिर यहाँ पे हमारी फैट बिल्कुल भी स्टमक में नहीं बची है, ना ही वो हमारी मुख में बची है, ना ही वो स्टमक में बची है। तो फैट जो होती है वो जल में अघुलनशील होती है। तो अगर कोई भी एंजाइम उस पर काम करेगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो फैट है वो जल में घुलनशील होनी चाहिए। तो जल में घुलनशील नहीं है और जल में उसे घुलनशील बनाना है, इसके लिए लीवर जो है एक जूस बनाता है जिसे हम बाइल जूस बोलते हैं। ये जब बाइल जूस अघुलनशील वसा में मिलती है तो उसमें इमल्सिफिकेशन होता है जिसे हम पाइसीकृत वसा बोलते हैं। तो जो वसा है वो चेंज हो जाती है और जो पाइसीकृत वसा होती है वो जल में घुलनशील वसा होती है और जल में घुलनशील वसा के ऊपर हमारा फैटी एसिड आराम से काम कर पाता है। तो जो फैट को फैटी एसिड में तोड़ने का काम आसानी से हो जाता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फैटी एसिड कोई एंजाइम नहीं है, इसका नाम लाइपेज एंजाइम है। ओके, लाइपेज एंजाइम है। तो लाइपेज एंजाइम जो है वो फैट को ब्रेक कर देता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ओके, तो ये हमने एक बेसिक चीज़ें पढ़ ली। अब हम हर एक चीज़ के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, सो आई एम रियली सॉरी, कुछ फ़ोन आ गया था अर्जेंट, तो इसलिए मैं वहाँ से चली गई। सो हमारा पहला स्टार्ट होता है मुख से चीज़ें। ठीक, मुख या माउथ कैविटी जिसे बोला है हमने। ओके, तो अगर हम मुख में बात करें तो मुख में हमारी कई सारी चीज़ें आती हैं। लाइक तालू आता है जिसे हम पैलेट बोलते हैं, तालू आता है। नंबर 2 जीवा आती है जिसे हम जीभ बोलते हैं या टंग बोलते हैं। नंबर 3 लार ग्रंथियाँ आती हैं, लार ग्रंथियाँ यानी सैलिवरी ग्लैंड्स आती हैं। नंबर 4 दांत आते हैं यानी टीथ आते हैं। ठीक, अब हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज तालू या पैलेट। ठीक है, ठीक, पैलेट। देखिए, हम तालू जो होते हैं, तालू दो भागों में हम विभक्त करते हैं। द फर्स्ट वन इज हार्ड पैलेट एंड सेकेंड वन इज सॉफ्ट पैलेट। ठीक, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। देखिए, जो हार्ड पैलेट होता है, जो जो सॉफ्ट पैलेट होता है, जैसे हमने बताया कि युगला पाया जाता है ना हमारी अगर हम अपनी ग्रसनी के ही पार्ट में जहाँ एंड होता है वहाँ पे युवला नाम की संरचना पाई जाती है। तो सॉफ्ट पैलेट का जहाँ पे एंड होता है वहीं पर युवला नाम की संरचना पाई जाती है। और जो संरचना होती है वो क्या काम करती है, ताकि भोजन जो है वो नाक के थ्रू बाहर न निकल जाए, इसको बाहर जाने से रोकने का काम करती है। तो हम लिख लें यहाँ पे कि कोमल तालु के अंतिम भाग में वी शेप्ड संरचना को युवला कहा जाता है, जो कि भोजन को नाक द्वारा बाहर निकलने से रोकता है, या हमारे नाक के द्वारा जो सांस छोड़ते समय भोजन कहीं बाहर ना निकल जाए, इससे रोकने का जो काम करेगा वो युवला करता है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, जो हमने तालु पढ़ लिया, पैलेट। अब नंबर 2 जो है वो है जीभ जिसे टंग। ओके, तो अब जीभ आपको सबको पता है कि हमारे मुंह का जो निचला भाग होता है उसे हम जीभ बोलते हैं। और जीभ के काम क्या होते हैं, ये
विभिन्न प्रकार के, पहले तो इसमें पाचक रस निकलते हैं, ठीक है, जो भोजन का पाचन करने में समर्थ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शुगर में बदल देता है, ठीक है। उसके अलावा ये बोलने में भी सहायता करती है, भोजन को निगलने में सहायता करती है, भोजन को लार में मिलाने में सहायता करती है और स्वाद को पहचानने में भी सहायता करती है, क्योंकि हमारी जीभ में कुछ स्वाद कलिकाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें अभी हम पढ़ेंगे। तो जीभ के आप कार्य लिख लीजिए, या तो आपको कुछ पता ही है, जैसे कि भोजन को निगलने में, लार में भोजन को मिलाने में, स्वाद पहचानने में, एक्सेट्रा में काम करती है, ठीक। अब हम जो भोजन में कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, कुछ नहीं 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो जीभ में कितनी प्रकार की, जीभ में 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, जिसमें पहला है फंगिफॉर्म, FUNGIFORM, फंगिफॉर्म। नंबर सेकेंड फिलीफॉर्म, and number third circumvallate। ठीक, ये जो फंगी फॉर्म होती है ये हमारी जीभ के अग्रभाग में पाई जाती है, जो कि नमकीन और मीठा स्वाद पहचानने में मदद करती है, नमकीन व मीठा स्वाद पहचानती है। ठीक, ये जो फिलीफॉर्म है ये हमारी पार्श्व भाग में पाई जाती है, पार्श्व मतलब लैटरल साइड में, ठीक है। ये जो है ये खट्टे स्वाद को पहचानने में मदद करती है, खट्टा स्वाद पहचानती है। और ये जो है ये पश्चिम भाग में पाई जाती है, यानी बैक साइड में पाई जाएगी हमारी, तो लास्ट में पाई जाती है, और ये कड़वा स्वाद पहचानती है। ठीक है, इस तरह ये हमारी 3। अब जैसे ये अगर आपको ना समझ में आए तो मैं स्ट्रक्चर बना दूँ। जैसे ये हमारी टंग है, इसमें जो आगे वाला हिस्सा है यहाँ पे क्या पाई जाएगी, यहाँ पे फंगिफॉर्म पाई जाएगी। ये जो है ये साइड में यहाँ पे फिलीफॉर्म, और यहाँ पर सर्कमवैलेट। ओके, तो ये हमारी हो गई जीभ। अब नंबर 3 है लार ग्रंथियाँ। ठीक है, हमारी बॉडी में जो है, हमारे मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो हमारी बॉडी में ये कभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में कि 3 जोड़ी, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाएंगी हमारी बॉडी में। हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ओके, अब ये लार ग्रंथियाँ जो है इनसे कुछ एक पदार्थ स्रावित होता है जिसे हम लार बोलते हैं। तो लगभग ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हैं इनमें से 1.5 लीटर लगभग प्रतिदिन 1.5 लीटर लार स्रावित होती है। ये स्वस्थ मनुष्य की बात की जा रही है, प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर तक लार स्रावित होती है। ओके, अब हम इसमें से इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों जोड़ी आपको लार ग्रंथियाँ याद कर लेनी है, जिसमें से पहली जो लार ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं सबलिंगुअल, ओके, जो कि जीभ के निचले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, सबलिंगुअल लार ग्रंथि जो है वो जीभ के निचले हिस्से में पाई जाती है, और ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है। जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ है ना, उसमें जो सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है उसे हम सबलिंगुअल बोलते हैं, जो कि जीभ के निचले हिस्से में पाई जाती है। नंबर 2 पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि जो है वो कान के पिछले हिस्से में पाई जाती है, कान के निचले हिस्से में पाई जाती है, कान के नीचे पाई जाती है।
और ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है। ठीक, हमारी बॉडी में जो तीनों लाल ग्रंथियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड, जो कि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है। इसी में जो गलसुआ आपने सुना होगा, जिसे इंग्लिश में मम्स बोलते हैं, गलसुआ, गलसुआ जो कि विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। ये पैरोटिड जो ग्लैंड है, पैरोटिड लाल ग्रंथि है, उसके ही संक्रमण के कारण हो जाता है। संक्रमण के कारण ये बीमारी हो जाती है, ये गलसुआ हो जाती है, गलसुआ बोलते हैं जिसे। इसमें क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड जो है, पैरोटिड ग्रंथि, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, संक्रमण हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से मम्स हो जाता है। नंबर 3, जो तीसरी लाल ग्रंथि है, जो है सब मैक्सिलरी एंड, या तो इसे बोल सकते हैं सब मैक्सिलरी या तो सब मैंडिबुलर। ठीक, ये जीभ के, ये जबड़े में धसी होती है, सॉरी, ये जबड़े में धसी होती है। तो हमने इस तरह से तीनों लाल ग्रंथियां पढ़ ली और बेसिक जो हमारी आहार नाल होती है उसके बारे में पढ़ लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है दांत। ओके, दांत से पहले कुछ और लार में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, आप लिख लीजिए, टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शुगर में तोड़ देता है। माल्टोज शुगर, माल्टोज शुगर क्या है? एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जो कि अभी आप देखेंगे कि फिर जब ड्यूडेनम में ये टूटेगा तो